चलो अब चैप्टर का नाम लिखो सारणिक। चैप्टर नंबर 4 सारणिक। चैप्टर नंबर 4 सारणिक। हो गया? इसकी इंग्लिश लिखा ना डिटर्मिनेंट, DETERMINANTS, डिटर्मिनेंट्स। हो गया? अब इसमें लिखेंगे हम लोग सर्वप्रथम लिखना शुरू करो। सारणिक का विकास, नहीं वैसे लिखना है, सारणिक का विकास सारणिक का विकास हो गया रैखिक युगपद समीकरणों को, सारणिक का विकास रैखिक युगपद समीकरणों को हल करने के लिए किया गया। सारणिक का विकास रैखिक युगपद समीकरणों को हल करने के लिए किया गया। हो गया? जैसे जैसे देखो, अब जैसे हमने पीछे आव्यूह वाले चैप्टर में पढ़ा था, आव्यूह कुछ नहीं था, मात्र कुछ अवयवों का एक समुच्चय था, देखा था हमने। लेकिन सारणिक जो है, सारणिक को हम कुछ अवयवों का समुच्चय मात्र नहीं कह सकते हैं। कोई भी सारणिक बनती है वो गणितीय नियम से बनी होगी, अर्थात इन रैखिक युगपद समीकरणों से प्राप्त किसी निश्चित संख्या के आधार पर ही बनी होगी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखे रहना। तो सारणिक को हम ये नहीं कह सकते कि सारणिक संख्याओं का समुच्चय मात्र है। सारणिक रैखिक समीकरणों को हल करने की एक विधि है। ठीक है, तो अब देखो तो होगा क्या, यहां पे ध्यान से देखना। माना दो समीकरण निम्न प्रकार हैं। देखो, पहले a1x प्लस b1y बराबर 0 इक्वेशन नंबर 1, दो चर का ले रहे हैं। दो चर का ले रहे हैं तो हमें दो कोटि का अभी सारणिक मिलेगा। अभी तीन चर का लेंगे तो तीन कोटि का सारणिक मिलेगा। तो पहले तो यहाँ पे दो चर का लिया जाए, फिर ये हो जाएगा a2x प्लस b2y बराबर 0, इक्वेशन नंबर कितना, 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो समीकरणों को हल कैसे करोगे? समीकरणों को हल कैसे करोगे?
जोड़ घटाना का नियम तभी लग सकता है जब इसके सामने संख्याएं हो, क्योंकि जोड़ घटाने का नियम क्या कहता है कि किसी एक पद को बराबर करके समीकरणों को जोड़ या घटा दो, ठीक है ना। तो अभी इसमें तो सामने संख्याएं हमको दिख ही नहीं रही हैं। एक तो a1 b1 दिख रहा है, a2 b2 दिख रहा है। पता चला गुणा करना होगा तो पहले में a2 का गुणा करना होगा, दूसरे में किसका गुणा करना होगा, a1 का, तब जोड़ना घटाना पड़ेगा, होगा ना। तो इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि किसी एक समीकरण से एक चर पद का मान निकालो, जो हम लोग 10 में पढ़े थे ना। उसके बाद उस चर पद का मान दूसरे समीकरण में उठा के रख दो। अर्थात यहां पे हम लिखते हैं समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से क्या होगा, a1x प्लस b1y बराबर 0 अगर है तो a1x बराबर माइनस b1y होगा। तो x बराबर क्या होगा, माइनस b1y बटे a1, लिखा। अब इस x की वैल्यू कहां रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर हो गया। तो समीकरण 1 में रख दिया जाए, देखो क्या होगा, रखेंगे तो समीकरण 1 पहले उतार लो, a2x प्लस b2y बराबर 0। इसमें जहां x है उसकी जगह पे मान रखो, देखो तो a2 इंटू एक्स का मान माइनस क्या मिला है, b1y अपॉन क्या, a1 प्लस b2y बराबर 0। अभी देखो इसको उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा a2 b1y अपॉन a1 और बराबर माइनस b2y। देख रहे हो, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a1 का तिरछा गुणा उधर हो जाएगा और y से y भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा तुम्हारा a2 b1 बराबर क्या, b2 a1 बचा ना। अब क्या करोगे तुम, इसको लेके उधर चले जाओ तो 0 बराबर बचेगा, इसको क्रम से लिख लो, a1 b2 माइनस a2 b1, या इसको लिख सकते हो a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर क्या, 0। हो गया ना। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तनिक ये ध्यान देना, इसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, निम्न प्रकार लिख सकते हैं। देखो दो खड़ी पाई अगर लगा दो, a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, a1 यहां कर दो, a2 इसके नीचे कर दो, b1 यहां कर दो, b2 इसके नीचे कर दो, कर दिए। इसका गुणा देखो कि ये तो a1 b2 आया है ऊपर, ये ना, और इसका गुणा किए तो क्या आया है, a2 b1 आया है, परंतु उसका चिन्ह क्या आया है, बदल के आया, दिखाई दे रहा है। और इसके बराबर क्या लिख सकते हो, 0। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सारणिक। तो कुछ यहां से निष्कर्ष निकला कि सारणिक क्या हुई, सारणिक दो या दो से अधिक रैखिक युगपद समीकरणों में या के चर पद के गुणांकों से बनी एक, क्या कह सकते हैं इसको, गुणांकों से बना एक समूह होता है, कह सकते हैं इस प्रकार से, जिसे दो खड़ी लाइनों के बीच लिखा जाता है। दो खड़ी लाइनों के बीच, जैसे हमने पीछे आव्यूह को देखा था, किसके बीच लिखे थे, आव्यूह किसके बीच लिख रहे थे, अरे बड़े कोष्ठक के बीच लिख रहे थे। अभी पूरा इतना हल करके आया, ये भी नहीं पता है। आव्यूह को बड़े कोष्ठक के बीच लिख रहे थे, सारणी को दो
खड़ी लाइनों के बीच लिख सकते हैं या लिखते हैं, लिख सकते नहीं लिखते हैं। तो यहां से क्या निकला, आप यू ये सारणिक की परिभाषा अगर हम बताना चाहें तो सारणिक दो या दो से अधिक रैखिक समीकरणों, रैखिक समीकरण ध्यान देना रैखिक होना चाहिए, अर्थात एक घात वाला। जैसे इसमें देख रहे होगे x है y है, दोनों की घात एक एक है ना। तो रैखिक समीकरणों के चर पदों के गुणांकों से बना एक समूह होता है जो सदैव वर्ग होता है। क्या होता है? सदैव वर्ग होता है, अर्थात जितनी पंक्ति और उतना ही स्तंभ होता है। ये ध्यान में रखना, जितनी पंक्ति होगी उतना ही स्तंभ होता है, जबकि आव्यूह में ऐसा नहीं था। आव्यूह में ऐसा था क्या? आव्यूह तो हमारा कई प्रकार का था, पंक्ति आव्यूह पढ़े, स्तंभ आव्यूह पढ़े, क्षैतिज आव्यूह पढ़े, ऊर्ध्वाधर आव्यूह पढ़े है ना। लेकिन सारणिक में ऐसा कोई प्रकार नहीं होगा, सारणिक हमेशा वर्ग ही होगी। क्यों होगी? ऐसा तुम देख सकते हो कि अगर मान लो हमने दो चर वाला समीकरण लिया तो a1x प्लस b1y बनेगा और a2x प्लस b2y बनेगा। तो इनके गुणांकों को लिया जाए a1 a2 और फिर क्या b1 b2। देख रहे हो, ये हमारा 2 गुणे 2 का बना कि नहीं बना है। उसके बाद अभी अगर 3 3 का ले लो तब c1z फिर c2z। तो क्या दो समीकरण से काम चल सकता है? नहीं, हमने पीछे बता रखा है कि जितने चर पद होते हैं उतने समीकरण की जरूरत पड़ती है ना। तो हमको यहाँ पे एक तीसरा समीकरण लेना पड़ेगा और उसको क्या लिखेंगे? a3x प्लस b3y और प्लस क्या c3z। हो गया। तो इसका लिखोगे तब a1 b1 c1, इसका लिखोगे a2 b2 c2, तब तीसरे का लिखोगे a3 b3 और c3। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? इसका मतलब ये 3 कोटि का एक सारणिक है, 3 गुणे 3 का। दिखाई दिया? तो जब भी बनेगा ये हमेशा वर्गाकार रूप में ही बनेगा, आयताकार रूप में नहीं कर सकते। देखो ये सारणिक नहीं है, ये सारणिक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां से नोट करेंगे, सारणिक हमको मिल चुका है। अब इसके नीचे एक परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखने के बाद इसमें ध्यान देंगे कि किसका गुणा पहले होगा, किसका गुणा बाद में होगा और चिन्ह किसका बदलेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है पहला वाला गुणा पहले हुआ, ये a1 b2 पहले लिखा गया है, a2 b1 बाद में लिखा गया, लेकिन उसका चिन्ह बदल के लिखा गया। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है, ये नियम से हुआ है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे बदल गया बाकी जगह नहीं बदलेगा। नोट करो जल्दी, तब आगे बता रहे हैं। इसे ही सारणिक कहते हो गया ना। अब नीचे लिखो, अतः हम कह सकते हैं कि सारणिक, अतः हम कह सकते हैं कि सारणिक हो गया दो या दो से अधिक, सारणिक दो या दो से अधिक रैखिक युगपद समीकरणों, दो या दो से अधिक रैखिक युगपद समीकरणों, दो या दो से अधिक रैखिक युगपद समीकरणों के चर पदों के गुणांकों का एक समूह होता है, कि चर पदों के गुणांकों का एक समूह होता है, चर पदों के गुणांकों का एक समूह होता है। हो गया ना।
बस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल भी देख लिया। एक तो मान लो जब दो समीकरण हमारे पास था तो इनके गुणांक थे कौन, a1 a2 b1 और b2 था ना। तो इनका समूह मिल गया a1 a2 b1 और b2, दिखाई दे रहा है। इस समीकरण को हल करने पर हमें क्या मिला था, a1 b2 माइनस a2 b1 मिला था ना। अब जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको भी इसी प्रकार से हल करना है कि a1 b2 और a2 b1 मिल जाए। तो कैसे मिलेगा, तिरछा गुणा कराए हैं, a1 का गुणा b2 में, a1 b2 हो गया, फिर इसका गुणा कराए ना, ये बाद में लिखा गया है, a2 का गुणा किसमें कराएंगे, b1 में, परंतु उसके सामने कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस। अर्थात इस प्रकार का जब कोई हमको सारणिक मिलेगा तो इसका और इसका गुणा पहले कराएंगे और जितना आएगा उतना लिख देंगे, लेकिन इन दोनों का गुणा बाद में कराएंगे और जितना आएगा उसका चिन्ह बदल कर लिख देंगे। दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि उसके सामने कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस, अर्थात चिन्ह बदलेगा तभी माइनस आएगा, हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखना है। तो अब हम लिखते हैं नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट, सारणिक सदैव वर्ग रूप में होती है, सारणिक सदैव वर्ग रूप में होती है। सारणिक सदैव वर्ग रूप में होती है, हो गया। अर्थात सारणिक में जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ होते हैं, अर्थात सारणिक में जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ होते हैं। ये बात को तुमको ध्यान में रखना है, सारणिक में जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ होते हैं। दोनों जगह तुमने देख लिया होगा, इसमें जितनी पंक्तियां थी उतने ही स्तंभ थे और यहां भी जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ है, ठीक है। चलो आगे, नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट, एक और इंडिकेट पॉइंट, सारणिक में अवयवों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। सारणिक में अवयवों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। हो गया, निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, डैश दो और लाइन छोड़ के नीचे लिखना शुरू करो। चूंकि सारणिक में जितनी पंक्तियां या जितने स्तंभ होते हैं, क्योंकि सारणिक में जितनी पंक्तियां या जितने स्तंभ होते हैं, सारणिक में जितनी पंक्तियां या जितने स्तंभ होते हैं, हो गया, उतनी ही कोटि का सारणिक कहलाता है। उतनी ही कोटि का सारणिक कहलाता है। उतनी ही कोटि का सारणिक कहलाता है, हो गया ना। अर्थात यदि किसी सारणिक में, अर्थात यदि किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक में n पंक्तियां तथा n स्तंभ है तो, n पंक्तियां तथा n स्तंभ है तो उसे n कोटि का सारणिक कहेंगे।
तो उसे n कोटिका सारणिक कहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब हमने आव्यूह पढ़ा था तो आव्यूह की कोटि बताते समय हम पहले पंक्ति लिखते थे और फिर क्या लिखते थे, स्तंभ लिखते थे। भले ही बराबर था, हमको पंक्ति और स्तंभ दोनों लिखना जरूरी था। किसके लिए? आव्यूह के लिए। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे क्या था कि अगर मान लो पंक्ति और स्तंभ बराबर है और हमने लिख दिया कि 3 कोटि का आव्यूह है, ठीक है, तो 3 कोटि का आव्यूह कहने से वहां हमको पता नहीं चला कि क्या पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, क्योंकि आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अगर हमने कह दिया मान लो कि m कोटि का आव्यूह है, तो यम तो इसमें भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो उससे पता चला क्या कि स्तंभ क्या है। स्तंभ तो यम भी हो सकता है और यन भी हो सकता है। लेकिन सारणिक में जब तुम प्रवेश करते हो तो सारणिक में तुम्हें पता है जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ, अर्थात m पंक्तियां तो यम स्तंभ, n पंक्तियां तो n स्तंभ। तो अगर हम कहें कि एक सारणिक m कोटि का है, कितनी कोटि का है? m कोटि का, तो हमको पता चल जाएगा कि उसमें m पंक्तियां हैं और m स्तंभ है। अगर हमने कहा कि सारणिक n कोटि का है तो n पंक्तियां और n स्तंभ है, क्योंकि इसमें सदैव दोनों बराबर होते हैं। इसमें ऐसा नहीं था, हमने अगर यम कोटि का बोल दिया तो m के साथ n भी आ सकता है, m के साथ यम भी आ सकता है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आव्यूह में दोनों बोलना पड़ता है, सारणिक में केवल एक ही बार बोलना पड़ता है। आव्यूह में बोलेंगे 3 गुणित 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, समझ गए? लेकिन अगर सारणिक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यम कोटि का सारणिक है। m कोटि का क्या है? सारणिक है, क्योंकि सारणिक में हमारे 2 प्रतिबंध तो पहले से ही लगे। एक चीज तो लिखवाया नहीं उसमें, अच्छा लिखवाया क्या ऊपर? इंडिकेट पॉइंट क्या लिखवाया ऊपर वाला? सारणिक सदैव वर्गाकार होती लिखवाया ना? हाँ, तो ठीक है। देखो, सारणिक में 2 चीजें तो पहले से ही प्रतिबंधित हो गई। एक तो सारणिक वर्गाकार होगी। अगर वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई बराबर होगा, अर्थात जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ होंगे। लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होता है। आव्यूह तो आयताकार भी होता है, वर्गाकार भी होता है। तो वर्गाकार के लिए हमको विशेष नाम वहां पे देना पड़ता है कि ये वर्ग आव्यूह है, बताना पड़ता है हमको। लेकिन सारणिक में हमको बताने की जरूरत नहीं है कि ये वर्ग सारणिक है। सारणिक में बस केवल हम सारणिक बोलेंगे, उससे अपने आप निष्कर्ष निकल जाएगा कि ये कैसा होगा, वर्गाकार होगा। सारणिक हमेशा वर्गाकार ही होती है, ये ध्यान में रखे रहना। सारणिक में वर्गाकार होने का अर्थ है लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ होंगे। तो इसमें क्या लिखे? n पंक्तियां तथा n स्तंभ है तो इसे n कोटि का सारणिक कहते हैं। हो गया? इसे n कोटि का सारणिक कहते हैं। अब नीचे काली पेन से सूत्र लिख लो। अतः क्या हुआ? अतः n कोटि के सारणिक में अवयवों की संख्या बराबर n²। क्या सूत्र होगा? n²। सीधे सीधे जितनी कोटि का सारणिक बोला उसका वर्ग कर दोगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आव्यूह वाले में क्या कर रहे थे? अवयव निकालने के लिए। आव्यूह में हमने कहा था यदि यम पंक्तियां और n स्तंभ है तो m का गुणा n में करा देते हैं ना, करा देते हैं। तो यहां भी तो बात वही है, वहां भी पंक्ति का गुणा स्तंभ में कराए थे, यहां भी तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में ही करा रहे हो। बस अंतर क्या है कि वहां पंक्ति और स्तंभ अलग अलग हो सकते थे, यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ अलग अलग नहीं होंगे, इसलिए हमने गुणा कराने से अच्छा उसको क्या लिख दिया? वर्ग रूप में लिख दिया। क्योंकि किसी भी संख्या का 2 बार गुणा कराओगे तो वो वर्ग रूप में ही तो आएगा ना। तो ये चीज हो जाएगा। तो जब बोला 3 कोटि का सारणिक तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9, उसमें 9 अवयव होंगे। अगर 10 कोटि का सारणिक है तो 100 अवयव होंगे। हो जाएगा? तो जैसे करके लिख लो, जैसे 3 कोटि के सारणिक में अवयवों की संख्या
जैसे 3 कोटि के सारणिक में अवयवों की संख्या बराबर 3 का वर्ग। 3 कोटि के सारणिक में अवयवों की संख्या बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। हो गया ना? बस अब लिखो। ये तो हम सारणिक के बारे में जान लिए। अब पहुंचते हैं सारणिक का विस्तार। अब यहाँ सारणिक का विस्तार पढ़ेंगे, लेकिन हमने पीछे आव्यूह का विस्तार नहीं पढ़ा था। पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे। क्यों नहीं पढ़े थे? क्योंकि आव्यूह कुछ अवयवों का समुच्चय मात्र था। क्या था? समुच्चय। और समुच्चयों का कभी गुणा नहीं होता है या विस्तार नहीं होता है। जैसे हम बना लें कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बना लिए हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना लिए। लेकिन जब हम उसको आव्यूह रूप में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे भी हम लिख देंगे। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिख दिया तो इसमें और कुछ किया जा सकता है? ये अवयवों का समुच्चय है, इसमें हम कुछ और लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जब हम समीकरण पे आते हैं, अर्थात a1x + b1y बराबर 0, a2x + b2y बराबर 0, तो इनको तो हल करने पर हमें a1 b2 माइनस b2 a1 बराबर 0 मिला था ना? बात तो ध्यान से समझना। इनको हल करने पर हमें a1 b2 माइनस b2 a1 मिला था। अर्थात जब हमारे पास इक्वेशन हो जाते हैं तब उसका हल संभव होता है। लेकिन समुच्चय का कोई हल होगा? समुच्चय को तो समुच्चय रूप में लिख दिए, कोई हल नहीं होता है। इसलिए हम आव्यूह का विस्तार नहीं पढ़े थे और सारणिक का विस्तार हम पढ़ेंगे। क्योंकि सारणिक किससे बनती है? रैखिक समीकरणों से बनती है, और रैखिक समीकरणों का एक विशिष्ट हल होता है। इसलिए सभी सारणिकों का भी एक विशिष्ट हल होगा। जैसे रैखिक समीकरणों का विशिष्ट हल होता है, वैसे ही सभी सारणिक का भी क्या होगा? विशिष्ट हल होगा, जो सारणिक का विस्तार करने पर प्राप्त होगा। ठीक है? तो इसलिए हमको यहाँ पे सारणिक का विस्तार पढ़ना है। समुच्चयों का कोई विशिष्ट हल नहीं होता है। समुच्चयों का कोई विशिष्ट हल नहीं होता है। तुमको बड़े कोष्ठक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखना है। इसको चाहे तुम जैसे ही लिख दो, समुच्चय वही रहेगा ना? समुच्चय में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे समीकरणों को उल्टा पुल्टा कर दो तो सारे मान बदल जाएंगे। अर्थात समीकरण बदलने के बाद उसका हल बदल जाता है। तुमने देखा होगा 8 में 9 में 10 में समीकरण हल कर रहे थे, समीकरण बदल रहा था तो सब में x और y का उत्तर अलग अलग आ रहा था। बात को ध्यान से समझे रहे? तो क्या होगा? समीकरणों का एक विशिष्ट हल होता है, इसलिए समीकरणों से बने सारणिक का भी एक विशिष्ट हल होता है, जो कि सारणिक का विस्तार करने पर प्राप्त होता है। इसलिए हम सारणिक का विस्तार पढ़ते हैं। परंतु ये आव्यूह क्या होता है? कुछ अवयवों का समुच्चय मात्र होता है, और अवयवों के समुच्चय का कोई विशिष्ट हल नहीं होता है। इसलिए हम आव्यूह का कोई विशिष्ट हल नहीं ज्ञात करते हैं, अर्थात आव्यूह का विस्तार नहीं करते। आव्यूह का विस्तार हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। कभी ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक आव्यूह बना हुआ है, इसका विस्तार करने पर, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक उस आव्यूह को सारणिक के रूप में नहीं बदल लोगे, तब तक उसका विस्तार नहीं हो जाएगा। ये बात को याद रखना है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सारणिक का विस्तार। तो सारणिक का विस्तार करने से पहले विस्तार में चिन्ह जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे तुमने देखा यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ है ना? किस कारण से लगा है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। अभी यहाँ पे मान लो कुछ प्लस लग जाए, किस कारण से लगा वो जानना जरूरी है। तो सर्वप्रथम हम सारणिक विस्तार का चिन्ह जानते हैं, तब सारणिक का विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले लिखो, क्या लिखोगे?
हेडिंग, सारणिक विस्तार का चिन्ह, सारणिक विस्तार का चिन्ह। हो गया। अब लिखो सारणिक विस्तार में, सारणिक विस्तार में सारणिक विस्तार में हो गया, प्रत्येक अवयव का चिन्ह, प्रत्येक अवयव का चिन्ह, प्रत्येक अवयव का चिन्ह उल्टे एस, उल्टे एस लिखना है ऐसे, उल्टे एस और कोष्ठक में बना लेना इस तरह से, ये उल्टा एस है, हो गया ना, उल्टे एस, कोष्ठक बंद, के अनुसार, के अनुसार एकांतर क्रम में, उल्टे यस के अनुसार एकांतर क्रम में, उल्टे यस के अनुसार एकांतर क्रम में, हो गया, प्लस तथा माइनस चिन्ह लगाने पर प्राप्त होता है, उल्टे एस के अनुसार एकांतर क्रम में प्लस तथा माइनस चिन्ह लगाने पर प्राप्त होता है, प्लस तथा माइनस चिन्ह लगाने पर प्राप्त होता है। हो गया ना। अब देखो क्या होगा, जैसे दो कोटि के सारणिक का विस्तार चिन्ह, दो कोटि के सारणिक का विस्तार चिन्ह, ध्यान से देखना क्या होगा, दो कोटि के सारणिक का मतलब दो पंक्तियां और दो स्तंभ होगा ना। तो समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ अवयव लिख देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो चिन्ह क्या बनेगा इसका, देखो प्लस माइनस, उसके बाद यहां से प्लस माइनस, कैसे चलना है तुम्हें, इधर किनारे से शुरू करोगे और ऐसे उतरते जाओगे, देख रहे हो ना, यहीं पे आके समाप्त हो गया, इसलिए हमको नीचे मोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उल्टा यस ऐसे बनाया है ना। तो यहां से तो हम ऐसे शुरू किए, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो यहां से हमने शुरू किया, यहां तक पहुंचे, खत्म हो गया, आगे बढ़ना ही नहीं पड़ा। तो कैसे चिन्ह दिखाए हम, प्लस माइनस, फिर नीचे आएंगे, यहां पे मत चले जाना, यहां पे गए तो गलत होगा, दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस, फिर इसका प्लस और इसका माइनस, अर्थात पहले अवयव को विस्तार के बाद चिन्ह प्लस दिया जाएगा, दूसरे अवयव को विस्तार में चिन्ह माइनस दिया जाएगा, और यहाँ वाले को प्लस दिया जाएगा, यहाँ वाले को क्या दिया जाएगा, माइनस, अगर हमें चिन्ह देना हुआ तब, ठीक है ना। इसकी जरूरत अभी खंडज निकालते समय पड़ेगी, तो इसको ध्यान में रखे रहना कि इनको चिन्ह कैसे दिया जा रहा है। हो गया। तो जैसे में इसको लिख लो, जैसे दो कोटि के सारणी के विस्तार का चिन्ह, हो गया ना ये। अब इसी प्रकार देखो तीन कोटि के सारणिक विस्तार का चिन्ह, तीन कोटि का ध्यान से देखना, दो की जगह यहाँ पे तीन कोटि करते हैं, तो तीन कोटि के लिए कोई हमें तीन कोटि का सारणी बनाना पड़ेगा। मान लो हमने अवयव लिख दिया, वैसे अवयव की तो जरूरत नहीं है, बस केवल समझने के लिए लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हो गया ना। अब इसका चिन्ह देखो कैसे बनाओगे तुम, उल्टे एक्स के आकार में चलना है, कैसे, पहले से शुरू करना और ऐसे जाके नीचे उतरना, फिर इधर किनारे आना, फिर उधर किनारे जाना, देख रहे हो ना।
यहां से चलोगे ऐसे, फिर इधर आओगे, फिर इधर जाओगे। तो कैसे शुरू करेंगे? यहां से शुरू करेंगे, प्लस, फिर इसको माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहां से नीचे आ जाओगे माइनस, फिर इसको प्लस, फिर इसको माइनस, फिर नीचे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, उसके बाद प्लस। दिखाई दे रहा है ना? तो इस प्रकार से हमको चिन्ह देना है। तो मान लो 1 का अगर चिन्ह हम पूछें तो क्या होगा? प्लस। 3 का चिन्ह पूछें तो क्या होगा? प्लस। लेकिन अगर हम 8 का चिन्ह पूछ दे तो क्या होगा? माइनस। इसी प्रकार से हम पता करेंगे। तो जब हम इसका विस्तार पहली पंक्ति के सापेक्ष करेंगे तो पहली पंक्ति के अवयवों का चिन्ह लेंगे। पहली पंक्ति में 1 का चिन्ह प्लस, पहली पंक्ति में 2 का चिन्ह माइनस, पहली पंक्ति में 3 का चिन्ह क्या? प्लस। ठीक है ना? ये प्रकार से हमको विस्तार का चिन्ह लेना है। इसकी आवश्यकता भी ज्यादा पड़ेगी, बिना इसके तुम प्रसार नहीं कर सकते हो। इसलिए विस्तार के चिन्हों को ध्यान में रखो और उल्टे एस के आकार में चलो। ये नहीं कि यहां से जाओ प्लस माइनस प्लस फिर यहां चले जाओ, यहां नहीं आना तुमको, वहीं से नीचे उतर जाना है। ठीक है ना? ये बात को ध्यान में रखे रहना। तो इसको भी नोट कर लो। इसी प्रकार अगर 4 कोटि का आता है तो उसका भी बना सकते हो। प्लस माइनस, फिर नीचे आ जाओगे प्लस माइनस, फिर इधर चले जाओगे प्लस माइनस, जाओगे ना? इसी तरह से तुमको ऐसे चलते जाना है, जितना भी जाना हो, चाहे जितनी बार जाना हो, ऐसे करो, घुमाते चले जाओ प्रत्येक पंक्ति पे। हो जाएगा? नोट कर लो ये वाला। बाकी चीजें अब कल होंगी।